हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज हम यूपी टेपलएससी पेट सीरीज़ के अंतर्गत आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और यदि आप तैयारी अपनी अच्छी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट के ज़रिए अपनी तैयारी को आप बेहतर ढंग से परख सकते हैं। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले का सेट अगर आपको चाहिए 1 से 5 तक, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके वहां से देख सकते हैं। तो आइए, अधिक देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले यही कहना चाहेंगे कि आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण कंटेंट आपको मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आइए शुरू करें। पहला प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दूसरा है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपको सही उत्तर बताना है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। याद रखेंगे, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा है बृहद्रथ, तीसरा है दशरथ, चौथा ऑप्शन है देववर्मन। तो आपको सही उत्तर बताना है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो इसका सही ऑप्शन होगा विकल्प बी। याद रखेंगे, बृहद्रथ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोधी, तीसरा ऑप्शन है बारबक शाह, चौथा ऑप्शन है बहलोल लोधी। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, इब्राहिम लोधी। याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको सही उत्तर बताना है। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, यानी विकल्प ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है सिद्धू मांझी, तीसरा है BR अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है सूर्यसेन। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू मांझी थे, यानी विकल्प बी सही होगा। याद रखेंगे। अगला है, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है बालकृष्ण नायर, दूसरा है मुकुंद काकती, तीसरा है पुलिथेवर, चौथा ऑप्शन है खुदीराम बोस। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा खुदीराम बोस। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है TT कृष्णमाचारी, चौथा ऑप्शन है बलदेव सिंह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए,
यानी बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया था? पहला है ऑप्शन CR दास, दूसरा है तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा ऑप्शन है C राजगोपालाचारी, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा C राजगोपालाचारी, यानी C राजगोपालाचारी ने हमें CR फार्मूला दिया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे भी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ समय से मिल सके। अगला प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, दूसरा है रोम, तीसरा ऑप्शन है ओटावा, चौथा ऑप्शन है ओस्लो। तो आपको सही उत्तर बताना है कि नॉर्वे की जो राजधानी है वो कहाँ है। तो नॉर्वे की राजधानी ये ओस्लो है, यानी विकल्प डी सही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है ये भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, दूसरा ऑप्शन है ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, तीसरा ऑप्शन है इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, चौथा ऑप्शन है ये भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। तो आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, यानी 73% थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विकल्प सी, यानी हीराकुंड बांध ये ओडिशा राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? यानी किस राज्य की जो सीमा है वो नेपाल के साथ नहीं लगती है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है असम। तो आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी असम की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है, बाकी उत्तर प्रदेश की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है और बिहार की भी लगती है, यानी असम की जो सीमा है वो नेपाल के साथ नहीं लगती है। अगला ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो आपको सही ऑप्शन बताना है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विकल्प सी, यानी 101वें संविधान संशोधन में, यानी 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर ये लगाया गया था। और अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये रिपीटेड प्रश्न है। जो पहला टेट आप जो माफ़ कीजिएगा पहली जो पेट परीक्षा हुई है उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, यानी आपको बताना है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। पहला ऑप्शन है भारत सरकार, दूसरा ऑप्शन है भारतीय मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है भारतीय वित्त सचिव और चौथा ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर आपको बताना है, तो आपको बता दें कि 1 रुपये के नोट पर ये भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, यानी इसका विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है के संस्थानम, दूसरा है के सी नियोगी,
तीसरा ऑप्शन है ए.के. चंद, चौथा ऑप्शन है पी.वी. राजा मन्नार। तो सही आंसर आपको देना है, यानी इनमें से एक सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों विकल्प बी, यानी के.सी. नियोगी ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है पीएमएसबीवाई का विस्तारित रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? पीएमएसबीवाई का विस्तारित रूप आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। याद रखेंगे, पीएमएसबीवाई का जो विस्तारित रूप है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? पहला जो ऑप्शन है वो है कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कृषि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपको बताना है, तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प सी, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना का जो उद्देश्य है वो कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। याद रखेंगे, यानी विकल्प सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? पहला है अनुच्छेद 1, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 2 और तीसरा है अनुच्छेद 3 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 4। तो आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया भी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तीसरा ऑप्शन है समता का अधिकार, चौथा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, यानी समता के अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, दूसरा है इंदिरा गांधी और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो आप जानते हैं राजीव गांधी की बात किया जाए तो हमारे ये भी प्रधानमंत्री हुए हैं, इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यानी विकल्प सी जो आपका बचा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, यानी इसका विकल्प सी सही होगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? पहला ऑप्शन है अध्यक्ष को, दूसरा है प्रधानमंत्री को, तीसरा ऑप्शन है संसदीय कार्य मंत्री को, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति को। तो सही उत्तर बताना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा विकल्प डी, यानी राष्ट्रपति को लोकसभा स्थगित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज्य अपनाया था? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजस्थान, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज ये लागू हुआ था। और आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के किस ज़िले में लागू हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है जो रिक्त स्थान है पहले और फिर है दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, यानी आपको बताना है कि किस प्रकार का दर्पण जो कार है उसकी हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। पहला है अर्धवृत्तीय, दूसरा है शंक्वाकार, तीसरा ऑप्शन है उछाल, चौथा ऑप्शन है अवतल। तो सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण का उपयोग कारों की हेडलाइट में
किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम एसी करंट भी कहते हैं, को दिष्ट धारा यानी डीसी करंट में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है रेक्टिफायर, चौथा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर। तो आपको बताना है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विकल्प सी, यानी रेक्टिफायर का उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आपको बताना है इनमें से क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हाइपो, दूसरा है बोरेक्स और तीसरा ऑप्शन है फिटकरी, चौथा ऑप्शन है सूखी बर्फ़। तो आपको सही उत्तर बताना है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, तो ये होगा सूखी बर्फ़, यानी विकल्प डी सही होगा, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ़ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में किसकी कमी के कारण क्वासियोर कोर रोग होता है। पहला ऑप्शन है लौह, दूसरा है विटामिन के, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो सही उत्तर इनमें से बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी, यानी प्रोटीन की कमी से, यानी शरीर में प्रोटीन की कमी से जो क्वासियोर कोर रोग होता है ये पाया जाता है। और अगला जो आपका प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है। पहला ऑप्शन है वीनस फ्लाईट्रैप, दूसरा ऑप्शन है क्वैकिंग स्पेन, तीसरा ऑप्शन है रेड मेपल, चौथा ऑप्शन है पेओनी। तो आपको सही उत्तर बताना है कि इनमें से कौन सा मांसाहारी पादप है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, यानी वीनस फ्लाईट्रैप मांसाहारी पादप है। तो दोस्तों ये थे इस सेट में टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी अन्य सेट भी आपको बिना रुकावट मिलते रहें। मिलते हैं एक नए सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।